हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पेपर और बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि है डिटर्मिनर्स। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 2, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर एक्चुअल में बना है डिटरमाइन वर्ब से। डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना, डिसाइड करना। इसके नाम से ही ये साबित होता है कि डिटर्मिनर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वर्ड है जो ये फिक्स कर देता है, यानी कि डिसाइड कर देता है कि मेरे बाद में नाउन आएगा। डिटर्मिनर नंबर 1 डिसाइड कर देता है, डिटरमाइन कर देता है कि मेरे बाद में नाउन आएगा। ये भी बता देता है, इट शोज दैट हाउ दिस नाउन विल बी यूज्ड। ये भी बता देता है कि मेरे बाद में जो नाउन आएगा उसका यूज किस तरह से करेंगे। कहने का मतलब ये है सीधी भाषा में कि ये बता देता है कि इसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। ये सब चीज़ें डिटर्मिनर डिसाइड कर देता है। नंबर 1 वो डिटरमाइन कर देता है कि मेरे बाद में नाउन आएगा। नंबर 2 वो ये बता देता है कि मेरे बाद में जो नाउन आएगा उसको किस तरह से यूज़ करना है, और वो ये भी डिसाइड कर देता है कि किस तरह का नाउन जो है मेरे बाद में यूज़ करना है, किस तरह का नाउन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि हमारे सेंटेंस में ए डिटर्मिनर आया है, तो ये ए डिटर्मिनर आते ही पहले, ए या एन दोनों ही ले लीजिए आप, ए और एन डिटर्मिनर आते ही पहले ये डिटरमाइन हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि जो इसके बाद नाउन आएगा वो डेफिनेटली सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा नाउन। अगर द आया है तो जो इसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी दोनों ही हो सकता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकता है। ए और एन अगर डिटर्मिनर आया तो ये डिसाइड हो गया कि नाउन सिंगुलर आएगा और काउंटेबल आएगा, लेकिन द अगर आया तो ये डिसाइड हो जाएगा कि नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं और काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन एक इसमें डिफरेंस है कि जो ए और एन के बाद में जो नाउन आएगा वो होगा नॉन आइडेंटिफाइड, मतलब कहने वाला और सुनने वाला उस चीज के बारे में नहीं जानता, अननोन है। नॉन आइडेंटिफाइड मतलब अननोन है। और द जो है ये डिसाइड करेगा कि इसके बाद में जो नाउन आएगा वो एक्चुअल में आइडेंटिफाइड होगा। आइडेंटिफाइड बोले तो कहने वाले को और सुनने वाले को पता होगा कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो नोन होगा। सीधी भाषा में अगर बोले तो उसकी जानकारी होगी स्पीकर को और लिसनर को, दोनों को ही। तो इस तरह से डिटरमाइन सब चीज़ें डिसाइड कर देते हैं। अब रही बात ये कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, कितना अपन को पढ़ना है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। डिटर्मिनर्स काफ़ी सारे होते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनर्स हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ और लगभग सभी अपन कवर कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स अपन कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम ये ही लेते हैं, ए, एन एंड द। आपने आर्टिकल वाले टॉपिक में इसको पढ़ा होगा। आर्टिकल होते हैं, ए एंड द को आर्टिकल के नाम से लोग जानते हैं, आर्टिकल्स। और लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्टिकल्स 3 के बजाय 4 होते हैं, क्योंकि ज़ीरो आर्टिकल नाम की भी एक चीज़ होती है जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता, वहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल या क्रॉस आप भर देते हैं, तो उसको भी वो लोग कहते हैं कि 4 होते हैं। बाकी एक्चुअल में ये 3 ए एन एंड द आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स को आप डिटर्मिनर भी कंसीडर कर देते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये डिटरमाइन कर देते हैं कि इनके बाद जो नाउन आएगा वो किस तरह का होगा।
इसलिए इनको डिटर्मिनर भी कंसीडर हम करते हैं, ए एन द। तो सबसे पहले हम ए एन द पढ़ेंगे। यदि आप बात करें ए और एन की, तो ए और एन का मतलब होता है वन। ए और एन मतलब होता है वन, एक। अब इससे पता चल रहा है कि ये काउंटेबल नाउन लेगा अपने बाद में। ए और एन का यूज़ कब किया जाता है? जब आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा हो और आगे जो आने वाली नाउन है, ब्लैंक स्पेस के बाद जो नाउन आ रहा है और आपसे आर्टिकल या डिटरमिनर भरने को कह रहे हैं, तो वो जो नाउन है वो अगर सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नॉन आइडेंटिफाइड हो। अभी बताया ना मैंने, नॉन आइडेंटिफाइड, जिसको कहने वाला और सुनने वाला जानता नहीं हो, तो आप ए और एन का यूज़ करते हैं। ए और एन का यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन ए का कब करेंगे और एन का कब करेंगे? तो सबसे बड़ी बात, ए का यूज़ तब करते हैं जब उस नाउन का, उस आने जो उसके बाद आर्टिकल के बाद जो नाउन है, उस नाउन के का जो वर्ड है उसका पहला साउंड अगर वावल साउंड है, ए आ ई ई उ ऊ, इस पूरे साउंड्स में से कोई है, तो फिर आप एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर आप ए का यूज़ करते हैं, यानी ए आई ई। और ये जो सारे 12 साउंड्स हैं, इनके अलावा अगर कोई साउंड है, जैसे स हुआ, मैं हुआ, प हुआ, क हुआ, ट हुआ, ये सारे साउंड्स जो हैं, ये इसके साथ में आप ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेते हैं कि ये नाउन्स कुछ मैं लिख देता हूँ, बनाना, एप्पल, पपाया, बुक, ओके। तो अगर आप कहें कि आई हैव फुल स्टॉप, तो यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? बनाना का पहला साउंड ब है और ब कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है। एप्पल का पहला साउंड ए है, इसलिए ए आ ई ई ए, वावल है, इसलिए यहाँ आएगा एन। पपाया का पहला साउंड प है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ आएगा ए। बुक का पहला साउंड ब है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ आएगा ए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, बनाना, एप्पल, पपाया, बुक, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस सेंटेंस में पहले जानते नहीं हो, तो ये नॉन आइडेंटिफाइड भी है, सिंगुलर भी है, और इनका पहला साउंड इस तरह से आ रहा है, ए और एन डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब बचा है द। तो द जो है डेफिनेट आर्टिकल, वो कब आता है? जब चीज़ों का, जिन चीज़ों की या एक चीज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से ही डिसाइडेड हो, मतलब पता हो कहने वाले और सुनने वाले को। जैसे मैं कहूँ कि द बुक दैट आई गेव यू yesterday, the book that I gave you yesterday, वो बुक जो मैंने कल तुमको दी थी, मुझे भी पता है कौन सी बुक दी थी और तुमको भी पता है तुमने कौन सी बुक ली थी, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें ये समस्या नहीं है कि आप यहाँ सिंगुलर नाउन यूज़ करें या प्लूरल नाउन, नाउन कैसी भी हो सकती है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बस ये ज़रूर है कि वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अब द जो है एक ऐसा टॉपिक है, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं उसको, और एक लंबा 1 घंटे का लेक्चर दे के ऊपर हो सकता है। तो अभी हम क्योंकि डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनर इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें तो हम डिटर्मिनर्स पढ़ लेते हैं सारे। एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा द के यूजेस ही मैं बताऊंगा। द के बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसमें केवल और केवल द ही होगा, उसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल हम इसको एज अ डिटर्मिनर देख लेते हैं कि ए और एन का तो इस तरह से यूज़ करते हैं, द का यूज़ इस तरह से करते हैं। द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, वो किताब जो मैंने तुमको कल दी थी, वो। द बॉय इन द रेड शर्ट, या आप यूं कह लें इसको और जस्टिफाई करने के लिए, द बॉय इन अ रेड शर्ट, लाल शर्ट में जो लड़का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए द लगा रहे हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाइड है, ठीक है। ए, एन और द, ये तीनों डिटर्मिनर्स अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे ये हुआ पहला ग्रुप डिटर्मिनर का, नंबर 2। दूसरा ग्रुप जो डिटर्मिनर्स का है वो है पॉसेसिव प्रोनाउंस।
इनको आप पजेसिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं और ये एज डिटर्मिनर्स काम करते हैं सेंटेंस में। माई और ये सब पजेसिवनेस बता रहे हैं। ये प्रोनाउन तो है ही सही और ये पजेसिवनेस बता रहे हैं। माई और योर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस भी होता है। आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो माई ब्रदर इज एट होम, माई ब्रदर इज एट होम। अब अपन इधर फोकस नहीं करने के बजाय इधर फोकस करें। माई यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ब्रदर नाउन है। माई आते ही ये पता चल गया कि आगे जो है वो नाउन आएगा और माई ब्रदर में माई यहाँ पर वैसे तो प्रोनाउन है, वैसे तो वो प्रोनाउन है और ये पजेसिवनेस बता रहा है, पजेसिवनेस बता रहा है, इसलिए इसको पजेसिव प्रोनाउन कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1 ये एडजेक्टिव भी है क्योंकि नाउन की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषता बताते हैं, वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव होते हैं। मेरा भाई है, किसी और का भाई नहीं है, तो ये उसकी विशेषता है। इसलिए ये जो माई है ये एडजेक्टिव भी है और कुछ किताबों में इसको लिखा गया है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ये क्योंकि डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे बाद नाउन आएगा, इसलिए ये डिटर्मिनर तो है ही है। अब देखो आप, ये 3 चीज़ें हैं। फिलहाल हम डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं इसलिए डिटर्मिनर की बात ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से ये पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर का भी काम करते हैं। अब आप धीरे धीरे इनको समझते जाइए, ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से माई ब्रदर था उसी तरह से आर स्कूल में ये आर डिटर्मिनर है। योर सिस्टर में आगे सेंटेंस बना लीजिए आप, इसमें ये योर डिटर्मिनर है। हिज फ्रेंड में हिज डिटर्मिनर है। हर फ्रेंड्स में हर डिटर्मिनर है। देयर वेडिंग, वेडिंग नाउन है और ये डिटर्मिनर है। ये क्या है, ये है डिटर्मिनर। इट्स कलर इज रेड में ये कलर नाउन है और ये इट्स जो है वो प्रोनाउन है। ये हुआ प्रोनाउन है, काम कर रहा है यहाँ पे डिटर्मिनर का। ये सारे पजेसिवनेस बता रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउंस भी हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं, प्लस इनको डिटर्मिनर भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि डिटरमाइन कर रहे हैं कि इनके बाद में नाउन आएगा। ये हुआ दूसरा सेट ऑफ डिटर्मिनर्स। अब इसके आगे अपन लेते हैं और अलग टाइप की डिटर्मिनर्स जो कि तीसरे ग्रुप में आएंगे, ग्रुप नंबर 3। तीसरा सेट जो प्रोनाउंस का है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव बोले तो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं निर्देश देके कि ये यहाँ है और ये वहाँ है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह के प्रोनाउंस जिनको हम एज डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। ये दिस और दीज जो हैं वो बताते हैं नियरनेस। क्या बताते हैं, नियरनेस। पास अगर कोई चीज़ है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए डिटर्मिनर्स दिस एंड दीज का यूज़ करेंगे। और ये दैट और दोज जो हैं ये बताते हैं फारनेस, बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंट कोई चीज़ है तो उसको ये बताते हैं। ये सारे प्रोनाउंस। अब इनको हमने देख लिया कि प्रोनाउंस हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन इनको एज डिटर्मिनर्स किस तरह से यूज करते हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि ये वाली बुक, कोई दूसरी बुक नहीं। तो ये जो है दिस, हालांकि यहाँ पे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
प्लस डिमॉन्स्ट्रेटिव, आप इसको दिस बुक को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये जो किताब है ये यहाँ है, वहाँ नहीं है। ये वाली किताब की बात कर रहा हूँ, उस वाली किताब की बात नहीं कर रहा जो उस तरफ पड़ी है, मैं तो इस किताब की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पड़ी है। तो ये एडजेक्टिव भी है। फिलहाल हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, डिटर्मिनर, क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे बाद में नाउन आएगा ये वाला, और सिंगुलर आएगा ये भी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि दिस के बाद में सिंगुलर नाउन आता है। और नंबर 2, these apples are red in color, these apples are red, these, ठीक है। that boy is my brother, that boy, ये डिटर्मिनर डिस्टेंस को बता रहा है। those boys are my friends, राइटिंग पे थोड़ा आप देख लेना, इतनी बहुत ज़्यादा सुंदर तो मेरी राइटिंग है नहीं, और फिलहाल मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 4 चांद और लग गए इसमें। आप ये देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। Those boys are my friends, ये बता रहा है डिस्टेंस, और प्लूरलनेस इसकी डिसाइड कर रही है। डिटर्मिनर जो है डिसाइड कर रहा है कि मेरे बाद नाउन आएगा वो प्लूरल होगा प्लस काउंटेबल होगा। ठीक है, ये तीसरा सेट ऑफ डिटर्मिनर्स ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिनको आप एज डिटर्मिनर्स यूज करते हैं। अब आप देख लीजिए फोर्थ सेट डिटर्मिनर्स का, ये कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, फिफ्थ भी देख लीजिए आप साथ के साथ ही। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स डिटर्मिनर भी होते हैं। आपने देखा होगा 1, 2, 3 को हम एज डिटर्मिनर्स भी यूज करते हैं, तो इनको कार्डिनल्स बोलते हैं। ये क्या बताते हैं, ये सीक्वेंस बताते हैं। ये क्या बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं 1, 2, 3। और ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एज वर्ड्स हम इनको डिटर्मिनर पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे डिटर्मिनर्स का काम करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स में। ये बताते हैं ऑर्डर, ये क्रम बताते हैं कि कौन से नंबर का है। ठीक है, कार्डिनल्स डिटर्मिनल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, खूब सारे, जितनी काउंटिंग आप बोले उतने सारे हैं, मैंने केवल 3 ही लिखे हैं। आप ये मत समझना कि 3 ही है, खूब सारे हैं, जितनी काउंटिंग होती है उतने। तो मैं कहूँ कि 2 गर्ल्स आर सिटिंग इन द रूम, 2 गर्ल्स आर सिटिंग इन द रूम, तो ये 2 जो है ये डिटर्मिनर है। 1 गर्ल हैज़ कम, उनमें से एक आ गई है, तो 1 गर्ल में 1 डिटर्मिनर है। अब यहाँ पर एक चमत्कार है, वो चमत्कार ये कि अगर आप गर्ल को हटा दो और आप कहो कि उनमें से एक आ गई, 1 हैज़ कम, तो ये 1 डिटर्मिनर नहीं रहेगा बच्चों। अब ये 1 जो है ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह काम कर रहा है यहाँ पे, और नाउन इसमें है ही नहीं। 1 हैज़ कम में 1 प्रोनाउन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने नाउन लगा दिया तो अब ये प्रोनाउन नहीं रह के अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनर। 1 गर्ल हैज़ कम, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, पहले नाउन नहीं आ रहा था, तो डिटर्मिनर की तो ये शर्त है कि उसके बाद नाउन आएगा। तो अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा तो या तो डिटर्मिनर ही गलत है या फिर आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये तो हुए कार्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनर जो है सेंटेंस के शुरू में ही आए, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, जहाँ वो अपने बाद नाउन लेके सेंटेंस में स्टेब्लिश होना चाहता है, सेट होना चाहता है, वहीं वो सेट हो जाता है। आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, ये प्राइज जो है ये नाउन है, और ये फर्स्ट जो है ये डिटर्मिनर है, और ये इसका क्या बता रहा है, ये इसका ऑर्डर बता रहा है कि फर्स्ट प्राइज जीता है मैंने, सेकंड नहीं जीता और थर्ड नहीं जीता, लास्ट नहीं जीता, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। इसी तरह से सेकंड है और इसी तरह से थर्ड है। आप कह सकते हैं कि द सेकंड बॉय
in the row, the second boy in the row is my brother. उस लाइन में जो दूसरा लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है, सेकंड बॉय। तो ये क्या है, ये डिटर्मिनर है सेकंड। ठीक है, वैसे ये अलग बात है कि ये द भी डिटर्मिनर है। तो ये हो गया कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। सिक्स्थ सेट ऑफ डिटर्मिनर्स पे, जिसमें हम लेते हैं नो भी एक तरह का डिटर्मिनर है, एनी भी डिटर्मिनर है, इसके साथ में ले लेते हैं अपन सम। ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। नो और एनी जो है, ये डिटर्मिनर्स को आप यूज़ करते हो नेगेटिव सेंस में, इनको आप यूज़ करते हो इन द नेगेटिव सेंस, और सम जो है उसको आप यूज़ करते हो इन द पॉजिटिव सेंस और पॉजिटिव मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माई विलेज। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माई विलेज। इलेक्ट्रिसिटी नाउन है और ये नो जो है यहाँ पर डिटर्मिनर का काम कर रहा है। फिर आप कहें कि देयर isn't any school or a hospital in my village। ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन अ विलेज। नो डिटर्मिनर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नाउन है और ये डिसाइड कर रहा है कि इसके बाद में नाउन आएगा। ये डिटर्मिनर है। देयर इजंट एनी भी डिटर्मिनर है और ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब सम का यूज़ किस तरह से करते हैं, सम का यूज़ जैसे अपन करेंगे तो एक पॉजिटिव सेंस निकल के आएगी। देयर आर सम एजुकेटेड, देयर आर सम एजुकेटेड पीपल इन माई विलेज। देयर आर सम एजुकेटेड पीपल इन माई विलेज। आप कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, फिर भी कुछ सकारात्मक चीज़ ये है, कुछ पॉजिटिव चीज़ ये है कि कुछ लोग पढ़े हुए हैं, भले ही वो बाहर से ही पढ़ के आए हों, लेकिन कुछ लोग पढ़े हुए हैं। पॉजिटिविटी बता रहा है सम एज अ डिटर्मिनर। ओके, और अब हम बात करते हैं सेवन्थ सेट ऑफ डिटर्मिनर्स की, जिसमें हम लेते हैं दो कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स को, जो कि हैं ईच एंड एवरी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन दोनों में, ईच एंड एवरी, क्योंकि लगभग दोनों का एक ही जैसा यूज़ है। अगर आप बात करें ईच की, तो ये यूज़ किया जाता है टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू थिंग्स के लिए, और एक्चुअल में एवरी का यूज़ भी मोर देन टू के लिए होता है, यानी कि ग्रुप के लिए होता है। लेकिन जब आप ईच का यूज़ करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप की तो बात कर ही रहे हैं, पर उस पूरे ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअल चीज़ या हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक बड़ी टीम है, लेकिन उसमें से आप कह रहे हैं कि ईच प्लेयर हैज़ बीन रिवॉर्डेड। अगर आप कहें कि ईच प्लेयर ऑफ द टीम इज रिवॉर्डेड, तो वैसे तो पूरी टीम को ही पुरस्कार दिया गया, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक प्लेयर को जो है इनाम दिया गया है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ईच जो है वो पर्टिकुलराइज करता है, पर्टिकुलर लोगों की बात करता है पूरे ग्रुप में, बात तो ग्रुप की कर रहा है। लेकिन एवरी जो है वो जनरली बड़े ग्रुप की बात करता है, ईच छोटे ग्रुप की बात करता है और पर्टिकुलर एक आदमी की बात करता है। एवरी बड़े ग्रुप की बात करता है, उसमें पर्टिकुलराइजेशन नहीं होता, वो ग्रुप को एज अ होल लेता है और पूरे के पूरे ग्रुप की बात करता है। जैसे कि आप कहें कि एवरी मैन इन द कंट्री हैज़ टू हैव एन आधार कार्ड। आप बढ़ा सकते हो आगे, एवरी मैन इन द कंट्री। तो ईच प्लेयर ऑफ द टीम इज रिवॉर्डेड, ग्रुप की बात कर रहा है, लेकिन छोटे ग्रुप की बात कर रहा है, और पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अलग अलग बात कर रहा है। एवरी मैन इन द कंट्री
एवरी डिटर्मिनर है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, बात कर रहा है ग्रुप की, लेकिन बड़े ग्रुप की बात कर रहा है और पर्टिकुलर एक एक आदमी की नहीं बल्कि सभी की एक साथ वो बात करना चाह रहा है। तो इसमें इंडिविजुअलिटी होती है ईच में, और इसमें जो है एज अ होल एवरी में बड़े ग्रुप की बात होती है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स से इनका। ठीक है, अब आप ले लीजिए अगला सेट, 8th सेट ऑफ डिटर्मिनर्स। उसमें हम लेते हैं, चलिए इनको ले लेते हैं। बोथ भी डिटर्मिनर है और ऑल भी एक डिटर्मिनर है, जो मैंने आपको बताया था कि ये प्री डिटर्मिनर, तो ऑल द बॉयज़ में द डिटर्मिनर है और ऑल प्री डिटर्मिनर है। फिलहाल हम इसको प्री डिटर्मिनर नहीं बल्कि एज डिटर्मिनर पढ़ेंगे। बोथ और ऑल जो है वो डिटर्मिनर से। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँ। अगर बीच में कुछ चीज़, मेरी आदत है कि कोई चीज़ मैं देखता हूँ इंग्लिश में तो मुझे एक के साथ में 2-4 चीज़ें और याद आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वही चीज़ आपको बताऊँ, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बताऊँ, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा तो आप पजल्ड हो जाओगे और वो जो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसको याद नहीं रख पाओगे। हालांकि ज़्यादा नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना बेसिक तो तैयार करें और एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो तो तैयार करें, उसके बाद एडवांस लेवल पर भी अपन चलेंगे। बोथ और ऑल के डिटर्मिनर्स हैं, तो आप कहें कि बोथ, अच्छा, बोथ जो है वो दो लोगों की बात करता है, दो चीज़ों की बात करता है, ठीक है, और दोनों की बात करता है, लेकिन वो कहता है कि ये भी है और ये भी है, दोनों ही है, शामिल है इसमें। जैसे आप कहें कि बोथ द, अच्छा, बोथ मुकेश एंड सुरेश आर माई फ्रेंड्स। बोथ मुकेश एंड सुरेश आर माई फ्रेंड्स, तो दो लोगों की बात कर रहे हैं और ये डिटर्मिनर है क्योंकि ये नाउन्स हैं। ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास, ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास। अब ये बॉयज नाउन है, द डिटर्मिनर है, ऑल यहाँ पर प्री डिटर्मिनर है, लेकिन डिटर्मिनर तो है, ठीक है, तो इस तरह से है। Now let's take the next set of determiners, that is EITHER and NEITHER. EITHER or NEITHER, either, neither, either and neither. अच्छा, either का मीनिंग होता है, डिटर्मिनर तो ये है ही सही, either का मीनिंग होता है वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर ये। नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। हिंदी में लोग कहते हैं कि या तो ये या फिर ये, और ये कहते हैं कि ना तो ना तो ये और ना ही ये। फिलहाल उस हिंदी वाले को आप छोड़ो, आप इसमें समझो वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, और नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। आप इनका यूज इस तरह से करते हैं कि आइदर मोहन और सोहन, आइदर मोहन, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो उसको बड़ा लिखना चाहिए, आइदर मोहन और सोहन विल कंप्लीट द टास्क। आइदर मोहन और सोहन विल कंप्लीट द टास्क, या तो मोहन टास्क कंप्लीट कर लेगा या फिर सोहन कर लेगा, दोनों नहीं करेंगे, दोनों में से एक करेगा। या फिर एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि I will visit either Mumbai और गोवा, दोनों में से एक जगह विजिट करूंगा। आई विल विजिट आइदर मुंबई और गोवा, दोनों में से एक जगह विजिट करूंगा। अब नाइदर के भी एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे। NEITHER, I neither like sugar nor sugarcane.
शुगर केन, तो मुझे शक्कर भी पसंद नहीं और गन्ना भी पसंद नहीं। आई नाइदर लाइक शुगर नोर शुगर केन। वैसे ये पूरा इस तरह से आई नाइदर लाइक शुगर नोर डू आई लाइक शुगर केन, क्योंकि कहते हैं कि नाइदर नोर आइदर नोर वगैरह जो होते हैं वो उसके जस्ट बाद अगर वो पार्ट ऑफ स्पीच आया तो उसके जस्ट बाद भी आएगा। ये बात अपन कभी बीच में मिलेगा तो करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, आई नाइदर लाइक शुगर नोर शुगर केन। तो दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करता। इनमें क्या है, दोनों में से एक चीज़ होती है, या तो ये या ये। इनमें दोनों में से कोई सी भी चीज़ नहीं होती है, दोनों ही नहीं होती है नाइदर वाले केस में। ये आपको नाइदर में थोड़ा और कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि NEITHER, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, neither of the two boys is suited for the job। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज सूटेड फॉर द जॉब। दोनों में से एक भी सूटेड नहीं है। मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है, ये भी आप देख लीजिए। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से पर्टिकुलर अलग अलग की बात कर रहे हैं कि ये भी नहीं है सूटेड और ये भी नहीं है सूटेड नौकरी के लिए। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, और ये नाइदर यहाँ पर ऐसे मत समझना कि नाइदर डिटर्मिनर आ गया तो ये ऑफ नाउन आ गया। ये ऑफ नाउन नहीं है भैया, डिटर्मिनर यहाँ जाके भी आ सकता है। ये बॉयज़ के लिए आया है नाइदर, ना कि ऑफ के लिए। neither of the two boys। अब काफ़ी सारे डिटर्मिनर्स हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ डिटर्मिनर्स अपन लेते हैं मैनी। बी डिटर्मिनर है और मैनी का जस्ट ऑपोजिट होता है फ्यू। ये मैनी और फ्यू जो है ये तो बताते हैं नंबर काउंटेबल है ये। और इसके बाद है मच और इसका उल्टा है लेस। ये बताते हैं क्वांटिटी। मच और लेस तो बताते हैं क्वांटिटी और ये बताते हैं नंबर यानी कि संख्या। ठीक है, यूज करते हैं अपन इनको। देर आर मैनी पीपल इन द क्राउड। भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। देर आर मैनी पीपल इन द क्राउड, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं लोगों को। देर आर मैनी पीपल इन द क्राउड। फिर आप कहो कि देर आर फ्यू पीपल इन द विलेज। अब भीड़ में बहुत सारे लोग हैं तो फिर गांव में तो बहुत कम रह गए ना। तो देर आर मेनी पीपल इन द क्राउड, देर आर फ्यू पीपल इन द विलेज। दोनों ही काउंटेबल है। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है। नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसका अगर इसी बात को अपन क्वांटिटी में कोई चीज़ हो, नंबर में है ये, इसलिए मैनी और फ्यू का यूज़ किया, ज़्यादा और कम। अगर ज़्यादा और कम क्वांटिटी में हो तो मच और लेस का यूज़ करेंगे। जैसे देर इज मच शुगर इन द कॉफ़ी, इन द टी। देर इज मच शुगर इन द कॉफ़ी। अच्छा, एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें दोनों ही कवर हो जाए। इन द लेमन जूस देयर इज मच शुगर इन द लेमन जूस। और आप कहो कि देयर इज लेस सॉल्ट इन द लेमन जूस। लेमन जूस को, शिकंजी को आप खट्टा मीठा बनाने के लिए शुगर भी डालते हो और सॉल्ट भी डालते हो। तो शुगर तो ज़्यादा है और सॉल्ट कम है क्वांटिटी में, दोनों ही चीज़ें। तो देयर इज मच शुगर इन द लेमन जूस एंड देयर इज लेस सॉल्ट इन द लेमन जूस। तो ये मैनी फ्यू नंबर में और मच लेस क्वांटिटी में, ये डिटर्मिनर एज डिटर्मिनर्स यूज होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यही बताता चलूँ कि एक सीवरल भी होता है। अच्छा, इसको तो पहले मिटा देते हैं। मैनी फ्यू मच और लेस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैनी को रहने देते हैं। मैनी और एक और होता है मैनी अ। ठीक है, पहले इनको समझते हैं। मैनी जो है और मैनी अ जो है,
एक्चुअल में तो ये भी बहुत सारों के लिए यूज़ होता है और ये भी बहुत सारों के लिए यूज़ होता है, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। मैनी अपने बाद में प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है, प्लूरल ही वर्ब लेता है, लेकिन मैनी जो है वो अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर ही वर्ब लेता है, सिंगुलर ही वर्ब लेता है। मैनी का यूज़ जनरली किया जाता है और मैनी का यूज़ जनरली आप यूँ कहें कि डे टू डे लाइफ में मैनी को डे टू डे लाइफ में बोल चाल की भाषा में आप यूज़ नहीं करते हैं। जनरली बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप यूज़ नहीं करते हैं। मैनी का यूज़ आप करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। फिलहाल अगर आप मैनी यूज़ करते हैं तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप मैनी यूज़ करते हैं तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। चलिए एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं कि many players have scored runs in the IPL। many ने अपने बाद में प्लूरल नाउन लिया और हैव प्लूरल ही वर्ब। अगर सिंगुलर होता तो हैज आता, प्लूरल है इसलिए हैव। प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब लिया है। मैनी प्लेयर्स हैव स्कोर्ड रन्स इन दी IPL। अब इसी बात को आप मैनी के साथ में अगर कहना चाहते हो तो आप कहोगे कि मैनी प्लेयर। अब आपका नाउन सिंगुलर हो जाएगा और ये हैज़ हो जाएगा, हैज़ स्कोर्ड रन्स इन दी IPL। Many players have scored runs in the IPL। Many a player has scored runs in the IPL। बात वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। ये जो है वो पॉपुलर है और ये नॉट सो पॉपुलर, डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता। फिलहाल इस तरह का सीन है इनका। अब एक और मैं बताता चलूँ आपको, एक सीवरल भी होता है। सीवरल एक और डिटर्मिनर है, इसको 10th वाले सेट में इंक्लूड कर लीजिए आप इन सबको, साथ साथ आप देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। सीवरल, एक सीवरल भी है इस अच्छा, दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है। अब आप कहें कि भाई दो से ज़्यादा तो मैनी भी है, लेकिन बहुत सारे नहीं है। मैनी तो बहुत सारे होते हैं ना। अब आप कहें कि मोर देन टू, दो भी नहीं है क्योंकि दो होते तो बहुत यूज़ कर लेते। दो से ज़्यादा है, मोर देन टू बट नॉट मैनी। मैनी जितने नहीं है, मैनी जितने बहुत सारे नहीं उससे कम है, लेकिन दो से तो ज़्यादा है, तो इनके बीच में ही कहीं कुछ है तो उसको आप सीवरल से बता सकते हैं। There were several people in the सिनेमा हॉल। भाई हम मूवी देखने गए और वहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ मतलब दो भी नहीं थे, दो से तो ज़्यादा थे, और बहुत सारे भी नहीं थे, अच्छी खासी मात्रा में थे। There were several people, अच्छे खासे लोग थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे और दो भी नहीं थे, उसके बीच में ही कुछ थे। सीवरल, अगर मैनी ऑप्शन में नहीं आया और सीवरल आ जाए तो आप देख लेना। अब अगर आपने जो मैंने बाद में बताए थे डिटर्मिनर्स, उनको 11th सेट ऑफ डिटर्मिनर्स लगा दिया तो इसको 12th लगा लीजिए, अगर नहीं लगाए तो 11th लगा लीजिए। फिलहाल आप 11th या 12th कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसको आप दो सेपरेट भी मान सकते हैं और एक ग्रुप में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। अब आप जैसे मैनी और मैनी है, उसी तरह से एक और है सच ए। सच का मतलब होता है दिस टाइप, ऐसा, इस तरह का, ऐसा। सच मतलब ऐसा, ये मीनिंग होता है इसका। सच जो है वो वही बात होगी मैनी और मैनी वाली, कि सच अपने बाद में प्लूरल नाउन लेगा, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकती है। सच ए अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेगा और वो काउंटेबल होगी, क्योंकि एक है तो काउंटेबल होगी ना, ठीक है।
एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आई डोंट लाइक सच बॉयज, आई डोंट लाइक सच बॉयज, सच बॉयज, सच बॉयज। अब आपको ये चीज़ बताने के लिए कि वर्ब भी आगे किस तरह की होगी, मुझे दूसरा सेंटेंस और बनाना पड़ेगा। आई डोंट लाइक सच बॉयज़, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि सच बॉयज़ प्लूरल नाउन ले रहा है। अब देखते हैं वर्ब कैसे लेता है। सच बॉयज़ आर नॉट गुड फॉर द क्लास, सच बॉयज़ आर नॉट गुड फॉर द क्लास। सच बॉयज़ प्लूरल नाउन लिया है इसने, डिटर्मिनर है सच, इसने प्लूरल नाउन लिया है और वर्ब भी प्लूरल ही ली है। ठीक है, वही मैनी और मैनी वाला हिसाब किताब है। सच बॉयज़ आर नॉट गुड। अब इसको अगर अपन सच ए कर दें, सच ए कर दें तो ये बॉयज़ का बॉय हो जाएगा और आर का इज हो जाएगा। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सच ए बॉय इज, वैसा का वैसा आप लिख लीजिए, नॉट गुड फॉर द क्लास। इस टाइप के लड़के, इस लड़के के टाइप के लड़के, ऐसे लड़के। सच और सच है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी एग्जांपल्स और बहुत ही इजी ये जो डिटर्मिनर्स हैं। सच बॉयज़ आर नॉट गुड फॉर द क्लास, सच ए बॉय इज नॉट गुड फॉर द क्लास। यहाँ आप फोकस करेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा आपको दिखते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज करते हैं, वो वाले डिटर्मिनर्स अपन देख लेते हैं। और वो आपको समझ में आ गई होगी कि जो बच्चे हैं डिटर्मिनर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि मैंने इनको लास्ट में लिया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। आज आपका पूरा कंफ्यूजन दूर मैं कर दूंगा। देखिए, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है। और चलो उनको भी साथ में ही ले लेते हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये 6 हैं भाई। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये 14th सेट भी मैंने साथ में ले लिया आपको समझाने के हिसाब से। दोनों में कंपेयर करके आप समझ लेना। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब देखो ये जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है ना, ये तो होता है काउंटेबल, काउंटेबल चीज़ें जो होती है उनके साथ में। और ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो है ये मात्रा बताता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ में यूज़ किए जाते हैं। फिलहाल तो आप ये समझ लो कि ये तो सारे काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ किए जाते हैं और ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनको गिन नहीं सकते। अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे नीचे। आप लिखो कि फ्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ देख लो आप, एक और चीज़ आप साथ के साथ ही देख लो कि ये जो फ्यू है ये नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव फ्यू क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है और ये बताता है कि जो चीज़ है वो क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल न के बराबर है तो सही, लेकिन बिल्कुल ही न के बराबर है, नहीं मान सकते हो, बस यूं कि जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ी ज़्यादा है। तो फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बिल्कुल न के बराबर है। ए फ्यू जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कुछ है तो कम लेकिन कुछ तो है। और द फ्यू जो है ये भी पॉजिटिव सेंस ही देता है और ये कहता है कि कुछ तो है लेकिन जितना है उतना सारा का सारा। आप कह सकते हैं कि ऑल दैट इज अवेलेबल, ऑल दैट इज अवेलेबल। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को। फ्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल न के बराबर, नेगेटिव सेंस देता है। ए फ्यू का मतलब होता है कि हाँ कुछ है, थोड़ा ज़्यादा है, तो सकारात्मक जो है ये दे रहा है सेंस। द फ्यू ये भी पॉजिटिव सेंस देता है लेकिन ये कह रहा है कि कुछ है, लेकिन जो कुछ है वो सारा का सारा उस फ्यू लिटिल वाले में भी बिल्कुल इस तरह से ही होगा। फिलहाल अपन देखते हैं एग्जाम्पल। चलो मैं मिटाता नहीं हूँ यहीं ताकि आप इसको देख भी सकें। नंबर 1 एग्जाम्पल अपन लेते हैं फ्यू का। फ्यू स्टूडेंट्स हैव got the few students have got the first division. Few students have got the first division.
बहुत कम ही बच्चे हैं जिनका फर्स्ट डिवीजन आया है, ऑलमोस्ट न के बराबर। यूँ कहें कि 100 बच्चे थे क्लास में और 3, 4, 5 बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन आए हैं, ऑलमोस्ट न के बराबर फर्स्ट डिवीजन आए हैं। फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन। फ्यू आते ही पहले नेगेटिव सेंस पता चलती है कि जो है वो निराश होकर बात कर रहा है आदमी। आप कहो कि ए फ्यू चलो मैं एग्जाम्पल चेंज ही नहीं कर रहा, यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ए फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, इसका मतलब है कि कुछ आए हैं, 20-30 बच्चे आए हैं, नाक कटाने से बचा दिया, कुछ बच्चे आए हैं। पॉजिटिव सेंस दे रहा है ए फ्यू कि बिल्कुल कम तो नहीं है, बिल्कुल ही जो है निराश नहीं हो सकते आप। कुछ बच्चे जो हैं इन द पॉजिटिव सेंस, ए फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, कुछ आए हैं फर्स्ट डिवीजन। और आप कहो कि द फ्यू स्टूडेंट्स दैट भी ठीक है, आप लिख दीजिए हु, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर टॉट बाय, हु वर TAUGHT टॉट बाय मी, वो कुछ बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है वो फर्स्ट डिवीजन आए हैं। तो कुछ ही आए हैं लेकिन वो सारे आए हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर टॉट बाय मी हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन। तो फ्यू बिल्कुल ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ए फ्यू कुछ पॉजिटिव सेंस में, द फ्यू कंप्लीट पॉजिटिव सेंस है, लेकिन पर्टिकुलर बहुत बड़े ग्रुप में से कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने हैं उतने तो सारे के सारे, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा, जितने कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया वो सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन आ गए, कुछ में से भी सारे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है डिटर्मिनर्स का, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप, मैं अलग से सेपरेट वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही आपका जवाब दे दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं कि डू यू नीड द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और डू यू नीड द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दे सकूँ। अब लास्ट सेट जो अपन ने लिखा था वो मिटा दिया था, वापस लिख देते हैं। 14th सेट वो था अपना लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। फिर वही बात याद रखोगे आप फ्यू वाली कि लिटिल बिल्कुल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल जितना थोड़ा है उतना सारा का सारा। आप कह सकते हो कि लिटिल मिल्क इज, या आपको कि देयर इज, आपको सीधा एग्जांपल बताना पड़ता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज लिटिल मिल्क इन द, अब ये छोटा हो जाएगा क्योंकि अब पहले तो पहला लेटर था, अभी ये बाद का है, पहला तो टी हो गया तो ये टी बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, ये लिटिल मिल्क, मिल्क नाउन है और ये लिटिल डिटर्मिनर है, और ये क्या बता रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है कि बहुत कम दूध है जग में। अगर आप इसी बात को कहें कि देयर इज अ लिटिल मिल्क, देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से समझिए आप, मतलब एक और एग्जांपल से समझिए आप ए लिटिल को। ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है कि ऑलमोस्ट न के बराबर दूध है, और ये कह रहा है कि देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, देयर इज स्टिल अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, कि आप स्टिल भी लगा दीजिए अगर आप ज़्यादा सेंस दिखाना चाहते हो। देयर इज स्टिल अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, कुछ है अभी भी जिससे तुम्हारा काम चल सकता है। या आप कहो कि देयर इज a little money left in my pocket, मतलब अपना आज का खर्चा तो चल जाएगा क्योंकि कुछ पैसे मेरे पास अभी भी हैं, पॉजिटिव सेंस दे रहा है a little money। अब आप द लिटिल को भी देख लीजिए साथ के साथ ही, द लिटिल
इसमें क्या होता है द लिटिल में कि जितना है तो कुछ, लेकिन जितना कुछ बचा हुआ है वो सारा का सारा, उसकी बात अपन कर रहे हैं। द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क लेफ्ट, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग। पहले कुछ लगाऊं या बाद में कुछ लगाऊं? दोनों तरफ ही लगा देते हैं। अगर आप कहें कि आई ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आई ड्रैंक, आई ड्रैंक, ये छोटा हो जाएगा अब। आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, जग में जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ था वो सारा मैंने पी लिया, जितना बचा वो सारा का सारा। या फिर अगर आप पीछे कुछ लगाना चाहें कि दैट द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग has been destroyed. The little milk left in the jug was destroyed, destroyed by the cat. Cat ने वो सत्यानाश कर दिया उसका। The little milk left in the jug was destroyed by the, वैसे destroyed बहुत बड़ा शब्द मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। The little milk left in the jug was destroyed by the cat. Spoiled भी लिख सकते थे। The little milk left in the jug was destroyed by the cat. कीट ने दूध खराब कर दिया, सारा का सारा, जितना बचा था उतना, सारा का सारा, कम ही बचा था लेकिन जितना बचा था उतना सारा का सारा कैट ने खराब कर दिया। अब मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स हो गए हैं, लेकिन अच्छा, ऑलमोस्ट सारे डिटर्मिनेंट्स अपन ने कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। फिलहाल मुझे जो याद आ रहे हैं वो है, एक फ्यूअर है, फ्यूअर, फ्यूअर, और एक ENOUGH, इनफ भी एक डिटर्मिनर है। फ्यूअर देख लेते हैं पहले। अच्छा, मच अपन ने पढ़ा था, मच ज़्यादा होता है, उसका ऑपोजिट लेस होता है, कम। लेकिन ये जो लेस होता है ये तो अनकाउंटेबल होता है, अगर ये काउंटेबल हो तो फिर आप करेंगे फ्यू, फ्यूअर। अब फ्यूअर क्या है, जनरली कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जैसे कि आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, तुम्हारे कंपैरिजन में मेरे पास में जो है कम बुक्स है। आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, और ये हो गया फ्यूअर। जनरली इसका कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू। और इनफ जो है, इनफ, ENOUGH, इनफ का मतलब होता है सफिशेंट, इनफ का मतलब होता है सफिशेंट, एडिक्वेट, पर्याप्त आप हिंदी में कह सकते हैं। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और या फिर आप इनफ का कंप्लीट मीनिंग ये कह सकते हैं कि जितने की ज़रूरत है उतना। इनफ मतलब जितने की ज़रूरत है उतना, पर्याप्त। have you done enough, have you done enough hard work for the exam? Have you done enough hard work for the exam? enough hard work, hard work नाउन है और इनफ जो है डिटर्मिनर है, और ये क्या बता रहा है कि एग्जाम के लिए, अच्छा क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं लगाना। एग्जाम के लिए जितने हार्ड वर्क की ज़रूरत थी, जितने की ज़रूरत थी, क्या तुमने उतना कर लिया? तो जितने की ज़रूरत थी उतना इनफ यूज़ होता है। इनफ डिटर्मिनर है, ये फ्यूअर भी डिटर्मिनर है। ऑलमोस्ट सारे हो गए। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई डिटर्मिनर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ आपको आंसर दे दूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको ये जो सीरीज़ है अपनी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस की, वो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड टू आंसर ऑल दोज कमेंट्स विद अ प्रॉपर एफर्ट। Okay, so keep watching, keep enjoying, keep learning, and keep doing good things for your preparation, and share with the other students also so that they can also take help from my videos. Thank you so much for watching.